नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार ये छठे दिन भारतीय बाजारों में एक तेजी का दौर जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज भी खरीदारी मार्केट्स में है। इस पिछले हफ्ते की जबरदस्त तेजी और इस हफ्ते भी एक अच्छी शुरुआत जो कल मार्केट्स ने होल्ड की वो आज भी यहाँ पर कैरी है और करीब करीब आज भी निफ्टी की अगर बात की जाए तो एक अच्छी तेजी के साथ ही यहाँ पे इंडेक्स फंड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 185 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी करीब 53 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक जो कि 400 अंक ऊपर है, साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स में रफली 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 1786 शेयर तेजी में कामकाज करते हुए और 670 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिली, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट के सामने रफली 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज दिन है रियल्टी का, करीब 2-2.25% के उछाल के साथ कामकाज करते हुए पीएसयू बैंक 2% ऊपर और एफएमसीजी करीब करीब 1.5% की बढ़त के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लैट साइड पे आईटी आज थोड़ा बहुत ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बाजार पर बातचीत करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रहे हैं अरुण मंत्री सर। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक गुलजार बाजार बना हुआ है इस समय, पिछले 5 से 6 सेशन से लगातार तेजी है। अब थोड़ा डरा रहा है क्या, या अभी भी तेजी रहेगी? देखिए सुमित जी, गुड आफ्टरनून। देखिए थोड़ा डरने की जरूरत भी है सुमित जी, क्योंकि ऑलरेडी 1200-1300 पॉइंट की रैली हम रिसेंटली निफ्टी में देख चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो थोड़ा डरना जरूरी भी है। इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा से ही पार्टी है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। 2 रीजन में आगे मैं बता रहा हूँ। डाउ जोन्स का चार्ट मुझे काफी वीक नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली यूएस के पूरे तीनों भी जो मेजर इंडाइसिस है, एसएनपी, डाउ जोन्स और नैस्डैक, वहां पे मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन गहरा सकता है और यूरोपियन मार्केट्स भी इसको रेप्लिका करेंगे और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाया है और एक्सपायरी 2 दिन बाद में है। एक्सपायरी तक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको पोजीशंस एग्जिट करने के मौके मिलेंगे, पर थोड़ा कॉशियस हो जाए मार्केट में। बढ़ चढ़ के ज्यादा खरीदारी ना करें, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग पोजीशन जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा है। निफ्टी में 24,400, 24,450 ये मेरे मैक्स टारगेट है इस एक्सपायरी के लिए, और नीचे में 23,900 से 23,950 एक सपोर्ट है। तो इसी के बीच में मुझे लग रहा है निफ्टी रहना चाहिए अनटिल अनलेस ग्लोबली कुछ बड़ा ट्रिगर ना आ जाए। बाकी मुझे लग रहा है ट्रेडर्स को थोड़ा साइडलाइंस होना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। 1200-1300 पॉइंट की रैली के बाद लॉन्ग पोजीशंस थोड़ा हल्का रखे, करेक्शन में फिर वापस बिल्डअप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। अरुण सर, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या, क्योंकि निफ्टी तो ड्राइव करने वाले बहुत सारे स्टॉक हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, या फिर एफएमसीजी आ जाए, आईटी आ जाए। निफ्टी बैंक में क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर ये जो तेज़ी थी और स्टीप थी, वहाँ और बढ़िया मूव आया है और नए ऑल टाइम हाइस पर हैं। सो वहाँ क्या किया जाए? तो मुझे निफ्टी बैंक पे सभी लोग बुलिश थे और सभी के टारगेट्स भी आए। मेजरली मैंने देखा है बैंक निफ्टी पे सबका कंसेंसस व्यू था कि ये इंडेक्स पहले ऊपर जाएगा, वो हुआ भी है। अभी भी स्ट्रांग है, बैंकिंग में कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। मेजर करेक्शन के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इंट्राडे या फिर 1 से 2 दिन का करेक्शन कभी भी आ सकता है, पर अगर लॉन्ग पोजिशंस रखनी है तो निफ्टी एक बेटर कैंडिडेट है करंट लेवल से। वो भी डिप में बाई करना है, डिप में बाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल क्रक्स है, या जो जूस हम कहते हैं, जो नीचे के लेवल्स पे हमको दिख रहा था, वो अब विजिबल नजर नहीं आ रहा। थोड़े ओवरबॉट जोन के आसपास भी बैंक निफ्टी आ चुका है, तो बैंक निफ्टी में भी करेक्शन का वेट करें फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप दोनों में कंपेयर करते हैं, अगर किसी को लॉन्ग बनाना है तो निफ्टी एक बेटर विकल्प है, और निफ्टी में अगर करेक्शन आता है, डिप आता है किसी भी वजह से, तो निफ्टी एक बेटर विकल्प हो सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों को लेकर आए आप अरुण सर के सुन रहे थे, किस तरह से मार्केट्स में आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अब शुरुआत करेंगे हम सवाल जवाब के सिलसिले की भी, लेकिन उससे पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज खरीदारी कहाँ से हो रही है? आज टाटा कंज्यूमर तेजी में है, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी एफएमसीजी वापस आज रफ्तार लेता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई पड़ेगी। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें वारियर रिन्यूएबल है, कोलगेट है, डिक्सन टेक, एस्ट्रल, यहां पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड पे जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें नायका है, पीबी फिनटेक है, सुजलॉन है, एयू बैंक है, जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर खरीदारी है आईआईएफएल में, केफिन टेक में, आरती इंडस्ट्रीज में, तेजस नेटवर्क में। और स्मॉल कैप लूजर साइड पे अगर देखा जाए
तो साइंट, आरके फोर्जिंग, एम्बर एंटरप्राइजेज और सीईएससी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अरुण सर, दो नाम इनमें से देखिए, एक है आरती इंडस्ट्रीज जो बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हुआ है, और दूसरा तेजस नेटवर्क। आज 800 के ऊपर ये स्टॉक फॉर्मली अब कामकाज कर रहा है और एक अच्छे लेवल्स को होल्ड कर रहा है। हर बिकवाली इसमें खरीदी गई कि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। सो इन दोनों को कैसे रीड कर रहे हो आप? तो मुझे आरती इंडस्ट्रीज आपने सही पकड़ा है, स्टॉक काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। ओवरऑल स्टॉक में ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट कपल ऑफ डेज के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ भी है और सभी मूविंग एवरेज को ब्रीच भी किया है। तो इसका जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है जहाँ पे ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम भी अच्छे होते हैं और 3 से 4 बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस भी करता है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है और ये ब्रेकआउट यूजुअली आपको 2 से 3 हफ्ते ऊपर के लेवल दिखाता है। तो क्लियरली आरती इंडस्ट्रीज में नजर आ रहा है। सपोर्ट 425 के 420 के आसपास है। ऊपर में मेरे को लग रहा है सुमित जी, स्टॉक 475 480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज क्लियर बुलिश ट्रेंड में है और 480 तक इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तेजस नेटवर्क अगेन 890 के आसपास है, एक कंजेशन है 900 से 950 के आसपास। तो अभी भी स्टॉक थोड़ा बेटर हुआ है और 950 तक की जर्नी बन सकती है, पर अभी भी इसका ट्रेंड डाउन है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह नहीं है। पर काफी लोग इस स्टॉक में फंसे हैं क्योंकि ये स्टॉक ट्रेडर फ्रेंडली हुआ करता था। 950 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में बाउंस आ सकता है। तो 950 तक का बाउंस शायद आ सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन में पोजीशन आरती इंडस्ट्रीज है, तो उसके ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम आपके साथ मौजूद रहने वाले हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़िए और साथ साथ आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला सवाल आया है सुधीश चंद गुप्ता साहब का। इन्होंने बीएससी में खरीदारी करने की इच्छा जताई है और इनका पूछना है कि क्या बीएससी 10,000 रुपये होने वाला है? आप क्या राय रखते हो? तो मुझे 10,000 होगा, लेकिन टाइम फ्रेम कितना है वो कहना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स को देखते हुए। पर चूंकि मार्केट चला है, निफ्टी में थोड़े ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो बीएससी को सपोर्ट करते हैं फंडामेंटली, तो इसी वजह से स्टॉक भी चला है और ओवरऑल बोनस का भी ऑलरेडी न्यूज है। तो मेरे को लग रहा है मोमेंटम शॉर्ट टर्म में अच्छा है, पर अभी खरीदारी ना करें, तो करेक्शन का वेट करें। बोनस के लिए लेना चाहते हैं तो वो अलग सिनेरियो बनेगा। पर मेरे को लग रहा है एक बार वापस से स्टॉक 5500 5600 तक डिप दिखा सकता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे ग्लोबल की वजह से हो या मार्केट करेक्शन की वजह से हो। तो करेक्शन में बाय करें। बेस्ट लेवल 5600 के आसपास है। अगर आपको बोनस के लिए लेना है तो कोई भी लेवल आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो अलग चीज है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लग रहा है 5600 के आसपास आता है तो वो अच्छे लेवल रहेंगे बाय करने के। ओके, तो 5600 के इर्द गिर्द कहीं आता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और चीज़ बीएससी पे मुझे आपसे पूछना भी था अरुण सर, क्योंकि ये सबका फेवरेट हो रहा है स्लोली एंड स्टेडली, तो क्या ये जा रहा है वो साइड पर जहां पर नियर टर्म टॉप दिख रहा हो कहीं इसमें? सुमित जी, आपने सही कहा। ये इंडिकेटर मैं भी फॉलो करता हूँ। जब सभी रिटेलर, सभी एनालिस्ट, मेजरली एनालिस्ट कम्युनिटी की भी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग जब किसी स्टॉक पे बुलिश हो जाते हैं, ऐसा नहीं करा कि कोई गलत है, पर वो चीज कंसेंसस जब भी कोई स्टॉक के लिए हो जाता है तो स्टॉक यूजुअली वहां पे टॉप बना के करेक्शन देता है। तो बीएससी के साथ अभी वो हो रहा है, अभी टॉप के संकेत है नहीं है क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर इसमें बोनस का है। पर मुझे लग रहा है जैसे बोनस की डेट आएगी या उसी के आसपास स्टॉक में टॉप जरूर बनेगा। पर इसी स्पेस में मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था, सीडीएसएल मेरे को लग रहा है वो एक स्टॉक है, वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। वहां पे कोई टॉप बनने के संकेत नहीं है, इनफैक्ट वहां पे नए ऊपर के लेवल्स देखने के संकेत है। नए का मेरा मतलब है वीकली हाइस के ऊपर निकला है, वहां पे अच्छे टारगेट बन सकते हैं। तो अगर इसी स्पेस में रहना है तो सीडीएसएल एक बेटर विकल्प है। यूजुअली अगर आप देखते थे सुमित जी, बीएससी सीडीएसएल एक ही साथ चलते थे पहले, पर कुछ एसआईपीज वगैरह की न्यूज के बाद सीडीएसएल में काफी करेक्शन आया। पर अब सीडीएसएल मुझे लग रहा है चलने के लिए तैयार है, तो सीडीएसएल पे नजर रखें। बीएससी एक करेक्शन के लिए तैयार है, वो करेक्शन कहां से आएगा थोड़ा कहना मुश्किल है, पर उस स्टॉक को करेक्शन पे ही बाय करें। ओके, तो करेक्शन पे ही बाय करें, इसको ज़्यादा बेटर है, लेकिन सीडीएसएल एक बेटर विकल्प है। आनंद वर्मा साहब पूछ रहे हैं कि ये बीईएल होल्ड करते हैं, क्या इसे बेचकर मोरपेन लैब में जाना चाहते हैं 53 रुपए के आसपास, क्या जाना चाहिए? तो मुझे तो स्विच काफी खराब है। ये तो एक अच्छी फंडामेंटली अच्छी कंपनी से आप जा रहे हो मिड कैप की एक छोटी फार्मा कंपनी में। अगेन मुझे पता है आप कैपिटल के लिए स्विच कर रहे हो उसको,
या फिर प्रॉफिट बुक करके दूसरे स्टॉक में जाना चाहते हो, पर ये कोई स्विच मुझे नहीं लग रहा अच्छा है। बीईएल में अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हो, पर मॉर्फन लैब में वापस बाई करने की सलाह नहीं है। तो आप बीईएल से निकल सकते हैं, लेकिन मोरपेन लैब में जाएं, ये विकल्प सही नहीं है। उसके लिए बहुत विकल्प और डिस्कस होंगे आगे, आप उनमें एक बार को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा टीटागढ़ रेल, ये प्रीवियस हाई आएगा क्या, उमेश शुभांकर साहब पूछ रहे हैं। इनका 2 साल का नज़रिया है। जिस तरह की प्रीवियस रैली आई थी रेलवेज में, ये लेवल्स मिले हैं क्या? 1900 के आसपास के लेवल्स थे, वो लेवल्स तो आना फिलहाल मुझे लग रहा है अभी तो काफी मुश्किल है, क्योंकि रिजल्ट्स उस तरीके से आए नहीं है, टेक्निकली भी कोई ट्रिगर है नहीं। टेक्निकली जब भी ट्रिगर होगा सुमित जी जरूर अपने शो पे डिस्कस करेंगे कि ये स्टॉक ऊपर में कहां तक जा सकता है। फिलहाल जितना भी चार्ट अवेलेबल है, जो भी नजर आ रहा है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है पॉइज्ड है 850 से 880 की तरफ जाने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है बेस फॉर्मेशन हुआ है और धीरे धीरे 850 880 तक ये जा सकता है। 1900 के लेवल्स तो मेरे को नहीं लग रहा अभी कोई फ्रेश ट्रिगर है, और टाइम फ्रेम देना भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो छोटी न्यूज पे भी स्टॉक बड़ी गिरावट देता है। तो 1900 के टारगेट फिलहाल तो मेरे को नहीं लग रहा अभी अचीवेबल है, पर फिलहाल 850 और 880 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आ सकते हैं। 880 850 के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1900 में भी फिलहाल देरी है, जरा वेट करिए। ये बहुत बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी रेलवेज दिखा चुका है, सो अभी कुछ समय तो उनको ब्रीदर मिलेगा ही एटलीस्ट। इसके अलावा एक आयशी जी का सवाल आया है। इनके पास ये बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने खरीद के रखा हुआ है 256 रुपये के दाम पर, और जम्मू और कश्मीर बैंक भी खरीद रखा है 110 रुपये के दाम पर। इन दोनों में क्या करें, आपका टारगेट पूछ रही हैं, और साथ से इन्होंने नज़रिया नहीं बताया है, सो करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए जेएनके बैंक सुमित जी काफी अच्छा चार्ट नजर आ रहा है, 4 दिन से लगातार चल रहा है, 94 से 113 तक आ चुका है। थोड़ा ब्रीदर जरूर लेगा यहाँ पे, हो सकता है कंसोलिडेट करे या फिर साइडवेज होके 110 तक नीचे आ सकता है, पर चार्ट पॉजिटिव है। 125 तक के टारगेट्स जेएनके में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो जेएनके डेफिनेटली होल्ड करे। जेएनके बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये थोड़ा ऊपर बाई कर चुके हैं, या फिर शायद इनका प्राइस अभी आया होगा पहले की बाइंग का, 256 के आसपास बाई किया है, 255 स्टॉक चल रहा है। इसका रेशियो 260 265 के आसपास है, तो 265 के आसपास भी अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर ले, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म में भी चार्ट मजबूत है, लॉन्ग टर्म में बड़े टारगेट्स 282 तक आते हैं, तो पहला टारगेट 263 है, 263 के ऊपर निकलेगा तो 282 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 263 फिर 282 इन लेवल्स के ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। अनीता गर्ग जी के पास बीईएल के टारगेट से आपसे पूछ रहे हैं, और सोम डिस्टिलरी भी आज ये बढ़िया चला है। सोम डिस्टिलरी कई दिन से इस पर चर्चा हो भी रही थी। सो अनीता गर्ग जी पूछ रहे हैं कि बीईएल और सोम डिस्टिलरी इन दोनों में क्या किया जाए? सुमित जी बीएल का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, इसी वजह से 2 मिनट पहले ही हमने डिस्कस किया था, अगर इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इसीलिए एग्जैक्ट है क्योंकि 305 का लेवल इसने ऑलमोस्ट जितना मेरे पास चार्ट है दिसंबर 2024 20 दिसंबर 2024 के बाद 305 310 का लेवल पार नहीं किया है। रिसेंट हाई 307 के आसपास था, तो 307 जब तक नहीं निकलता इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करने का सोचे। 307 के ऊपर निकलेगा तो वापस फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, जिसके संकेत मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। बीएल, एचएएल और मैचडॉक, ये तीनों ही मुझे डिफेंस में पसंद है। पर प्योर शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है 307 का टारगेट है, 307 के ऊपर निकलेगा तो ये नए हाई की तरफ बढ़ेगा। ये फेवरेट क्यों है आपके ये अरुण सर? देखिए सुमित जी 2 रीजन है। एक तो डिफेंस थीम मुझे शुरू से अच्छी लगती है, नो डाउट करेक्शन आया था, पर इस करेक्शन में ये तीनों स्टॉक्स ने सबसे पहले रिकूप किया है। सेकेंडली ट्रेडर फ्रेंडली है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, और ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे विकल्प ये देते हैं, चाहे आप पोजिशनल या डिलीवरी ट्रेड करते हैं। फंडामेंटली अच्छे हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, इसलिए तीनों स्टॉक पे मैं यूजुअली राय देता हूं अगर कोई भी डिफेंस के बारे में कोई स्टॉक पूछता है। तो ये 3 शेयर डिफेंस के। आपने एचएएल का नाम लिया, और बाकी बीडीएल था, बीईएल, और तीसरा कौन सा है? बीएल, एचएएल और मैचडॉक, ये तीनों ही स्टॉक को मुझे लग रहा है अगर डिफेंस थीम चलेगी ये तीनों आउट परफॉर्म करें। चलिए, एक और सवाल आया है गेमिंग हैंडल से। टाटा स्टील 149 के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, और आयरेडा 181 पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में ने? देखिए सोचिए इरेडा का चार्ट मजबूत हुआ है, नो डाउट रिजल्ट्स के बाद स्टॉक चला भी है,
174 के आसपास सपोर्ट है और 188 तक के टारगेट इरेडा में देखने को मिल सकते हैं। तो इरेडा डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। सुमित जी, दूसरा स्टॉक कौन सा पूछा आपने? इनका एक था आयरेडा और दूसरा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील अगेन कंसोलिडेशन में है, ट्रेंड वीक है। तो ऊपर में मेरे को लग रहा है जब तक ये 145 के लेवल तक ना निकल जाए थोड़ा सेलिंग हावी हो सकती है। आज देखिए बड़ी न्यूज होने के बाद भी अगेन डे लो पे ये स्टॉक काम कर रहा है। तो 145 जब तक नहीं निकलता स्टॉक में फ्रेश बाइंग थोड़ा वेट करें। मुझे लग रहा है एक बार वापस ये स्टॉक 132 34 तक जाता है। 132 34 के जोन्स में कहीं जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो एक बार आप टाटा स्टील के ऊपर और इरेडा के ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा एक शबीर साहब का सवाल आया है नाल्को को लेकर। इनके पास 243 रुपये पर शेयर हैं और अभी इन्हें घाटा भी हो रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए इन्हें? ठीक है, अगेन सुमित जी, नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट इसका भी नेगेटिव है और ओवरऑल 170 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। नो डाउट स्टॉक ने काफी अच्छा किया था, रनअप भी अच्छा देखने को मिला। तो 170 जब तक नहीं निकलता स्टॉक में वीकनेस बनी रहेगी और 170 निकलने के पार ही ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश होगा। तो फिलहाल अगर आपके पास है तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रखें। 165 170 के बीच में स्टॉक को एग्जिट करें। ओके, 165 70 के जोन्स पे कहीं आए तो थोड़ा सा आप एग्जिट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड लाइकवाइज NHPC भी देखिए 87 रुपये के दाम पर खरीदारी है और आज ये 7-8 महीने बाद कहीं 90 रुपये का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा है। सो ये तेज़ी रहेगी या बस यहीं से ही घूमना है? देखिए तेजी काफी दिनों से है सुमित जी। स्टॉक को एक्चुअली हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं 82 83 के लेवल से। नो डाउट 89 ही हमारा टारगेट था, 90 के ऊपर जा चुका है और तेजी रहनी चाहिए। 92 93 के आसपास एक नया रेजिस्टेंस है। स्टॉक बेहतरीन रहा है और 92 93 के आसपास इसका एक टॉप था जहां से स्टॉक गिरा था। तो अभी भी 2-3% की रूम है, वहां पे जाके हो सकता है एक बार एक स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर। ओके, तो अभी तो आप फिलहाल बने रहिए, 82-83 चाल आई है, सो फिलहाल के लिए बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलते हैं आगरा, हमारे साथ नहीं आगर मालवा हमारे साथ मध्य प्रदेश से भवानी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। सर मेरा HDFC बैंक के 100 शेयर है सर। किस भाव पे? 1950 के। ओके, और क्या अवधि आप दे सकते हैं इसको? इसको 6 मंथ दे सकते हैं सर। ओके, 6 महीना दे सकते हैं। क्या करना चाहिए अरुण सर? HDFC बैंक 1950 पे खरीदा इन्होंने, नज़रिया सिर्फ 6 महीने का है। अभी एक लंबे अंतराल के बाद ये बैंक वापस रफ्तार में आया है, करना क्या चाहिए इन्हें? तो मुझे 6 महीने का नजरिया है। अब बाई प्राइस के आसपास ही मेरे ख्याल से इन्होंने रिसेंटली बाई किया है। इसके जो मैंने एक्सटेंशन टारगेट निकाले हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा चुका है, तो 2050 2080 के आ रहे हैं। ये नेक्स्ट 6 महीने में डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे, उससे पहले ही हो जाने चाहिए। तो 2100 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। 2050 से 2100 वहां तक आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए मेरा कोई ज्यादा बुलिश व्यू स्टॉक पे नहीं है। स्टॉक अच्छा है, बड़ा है, पर नेक्स्ट 6 महीने के हिसाब से 2100 तक के टारगेट निकल के आए। आप इस पे ज्यादा बुलिश क्यों नहीं हो? तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा नजर आ रही है। वैसे ये मेरा अच्छा स्टॉक है, कोई नो ब्रेनर है। किसी को भी पूछेंगे तो HDFC बैंक हमेशा से फेवरेट रहेगा। पर रिटर्न पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है मिड कैप्स में, स्मॉल कैप का भी मैं ज्यादा फैन नहीं हूँ। मिड कैप्स में अच्छा थोड़े स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं जहाँ पे HDFC बैंक को वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं HDFC बैंक को पसंद नहीं करता, ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक भी है। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से देखें तो मिड कैप्स में थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं। तो अरुण सर, अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उनको HDFC बैंक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा, HDFC की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस करते हुए किसी छोटे बैंक में जाना चाहिए या HDFC बैंक उनके लिए ठीक है? सुमित जी, एक छोटा बैंक जरूर रखना चाहिए। उसका हम एक रीजन हमने रिसेंटली फाइंड भी किया है, हो सकता है वो हमारे रिसर्च में भी आए। फर्स्टली क्या है, रेट कट का सिनेरियो बदल रहा है। रेट कट और 2 होने हैं और बैंक्स के जो ओवरऑल बुक्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। तो छोटे बैंक्स में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। छोटे बैंक्स या छोटे NBFCs की जहां तक बात है, जैसे L&T फाइनेंस हो गया, बंधन बैंक हो गया, यहाँ पे ज्यादा आपको पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है।
HDFC बैंक में आपको अच्छे कंपाउंडेड रिटर्न्स बनेंगे, नो डाउट वो अंडर परफॉर्म नहीं, वो डाउट वो नेगेटिव रिटर्न्स देने के उसके आसार कम है, पर ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे छोटे बैंक्स में, ऐसा नहीं कि सभी बैंक में आपको बाई करना है, LTF जैसा L&T फाइनेंस हो गया या बंधन बैंक हो गया जो एक छोटा बैंक है, या फिर आप PSU बैंक में देख लें तो कैनरा बैंक या फिर PNB, ऐसे बैंक में अच्छा और अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है HDFC बैंक 7-8% चले और ये 15 से 18% चल सकते हैं, इसलिए दोनों बैंक को रखना ज्यादा अच्छा है। छोटे बैंक मुझे लग रहा है और अच्छा कर सकते हैं। और एक रीजन है सुमित जी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, HDFC बैंक, ICICI बैंक भी ऑल टाइम हाई पे है, पर काफी बैंक अभी भी ऑल टाइम हाई से 30-40% नीचे है, तो वहां पे मुझे लग रहा है रिकूप बन सकता है, एटलीस्ट आउट परफॉर्मेंस HDFC बैंक को कर सकता है। तो HDFC बैंक रख सकते हैं लेकिन छोटे बैंक भी रखें, ये एक जिस्ट निकल के आ रहा है। छोटे बैंक की परफॉर्मेंस शायद थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगी, HDFC बैंक स्लो एंड स्टेडी रहता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, वारी एनर्जी के ऊपर एक सवाल रेणु सिंघल जी का आया है। इनके पास IPO के टाइम से होल्ड है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि नंबर्स भी इसके आ जाने वाले हैं शायद। अगेन सुमित जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक चला है और 2600 के आसपास आ चुका है। काफी लोगों की बाइंग मुझे पता है 2600, 2700, 2800 तक काफी लोगों ने लिया है। एक रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट्स पे एक कॉल लेना काफी मुश्किल है। टेक्निकली इसका टारगेट 2680, 2700 तक आता है, वहां पे आता है अगर एक बार तो एक बार का प्रॉफिट बुक करे। अगर आपने रिसेंटली बाई किया है, मेरे ख्याल से तो इनका IPO का बाइंग है, तो मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म टारगेट 2700 तक स्टॉक में बन सकता है। 2700 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आपने ले रखा है तो आप बने रहिए, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आपको लेवल्स बता दिए गए हैं और IPO के लेवल पे हैं। सो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एटलीस्ट अपनी कैपिटल निकाल लीजिए ऊपर के लेवल पे, बाकी शेयरों के साथ बने रहिए। तो इस तरह की कुछ मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एक सवाल सुहासनी जी का आया है, इनके पास IEX के शेयर हैं, 180 शेयर हैं, 201 रुपये के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए अपने प्राइस के आसपास आता है तो निकल जाने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस काफी अच्छा है इनका, क्योंकि ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो है 184 के आसपास, तो 184 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। इसके ऊपर काफी दिनों के बाद स्टॉक निकला है, 191 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 206 से 210 के आसपास है, तो 210 के आसपास भी आता है तो एक बार का स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करके निकलिए। तो अरुण सर, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, मतलब आपका ज़्यादा वैलिडेशन मुझे चाहिए इसमें। IEX का अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट उठाकर देखें और आज से 3 साल पहले जो IEX की चाल थी, या 1.5 साल या 2 साल पहले जो IEX की चाल थी, क्या BSE वैसी चाल बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? सुमित जी, आप IEX को BSE से कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं, राइट? जी, आप जरा इसकी चार्ट IEX की हिस्ट्री देखिए, दोनों की जो चाल का पैटर्न है IEX का आज, मतलब आज से 2 साल पहले, क्या वो BSE का आज का पैटर्न है? जी, IEX ने लास्ट, अगर आप 2 साल का चार्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर 2 साल का मैं चार्ट लगाता हूँ, 2023 तक का भी चार्ट लगाता हूँ, तो वही 150 से स्टॉक ने 190, 200 तक के लेवल्स छुए। नहीं, अरुण सर, 2 साल पहले का, यानी कि ये आज से 2022 या 2023 से पहले जो IEX की चाल थी 2015-16 से लेके, वो चाल और BSE की आज की चाल। सुमित जी, IEX 2020 में देखें आप तो 53 रुपए का था, फिर वहां से हाई लगाया है 2021 में 270 तक स्टॉक गया था, वहां पे बोनस भी हुआ, फिर अगेन स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन किया, अभी 190 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो IEX ने तो काफी आउट परफॉर्म किया है, पर BSE भी मेरे को लग रहा है एक, आप कह सकते हैं सिमिलर चार्ट है, पर BSE का चार्ट ज्यादा एग्रेसिव है। BSE में ज्यादा बड़ा करेक्शन आया नहीं है, एक करेक्शन लास्ट फरवरी का छोड़ दे, फरवरी या जनवरी का, तो कोई बड़ा करेक्शन BSE ने शुरू से कभी दिया नहीं है, हमेशा से ही ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। अगर आप 2023 से ही देखें तो 468 से स्टॉक अब 6200 आ चुका है, तो काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस BSE ने दिया है। IEX ने भी दिया है, पर इतना बड़े रिटर्न्स IEX ने जनरेट नहीं किए हैं, तो BSE एक आउट परफॉर्मर रहा है और काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। इसीलिए मेरे को लग रहा है BSE में थोड़ी आप कह सकते हैं थोड़ा महंगा स्टॉक है, पर करेक्शन में, हर करेक्शन में आपको स्टॉक को ऐड करना चाहिए। चलिए, तो सिमिलर सी स्टोरी लगी, इसलिए एक वैलिडेशन अरुण सर का लेना जरूरी भी था इस पर। परशुराम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, अगले दर्शक हमारे हावड़ा से। सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सिंह साहब। हाँ सर, हावड़ा से बोल रहे हैं? जी सिंह साहब, सुन पा रहे हैं हम आपको, पूछिए अपना सवाल। हाँ
कह रहे सर मेरे पास अडानी पावर का हम्म, 450 शेयर है, 150 रुपया 70 पैसे के भाव पे। ठीक है। उसको अभी तो 800 के ऊपर भी रेट देख लिए, हम्म, 400 जब 400 का भी रेट देख लिए। अभी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है क्या? ये आपकी खरीदारी है कब की वैसे सिंह साहब? और जब वो कौन सा हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था ना, हाँ जी। हाँ उस समय खरीदे थे अडानी पावर और अडानी इंटरप्राइजेज। 1600 को भाव में था अडानी इंटरप्राइजेज। चलिए, अब आप कितना समय से दे सकते हो? अभी टाइम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अगर चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 साल दे ही सकते हैं। तो सिंह साहब एक तरीका ये भी तो है, क्योंकि आपके पास 450 शेयर हैं, अगर मान लीजिए आपने 100 शेयर भी बेच देते हैं तो बाकी शेयर तो आपके फ्री के हैं सारे। जी सर। ये भी तरीका हो सकता है आपके साथ। खैर, क्या करना चाहिए इसमें अरुण, इनके पास पुरानी खरीदारी है, ऊपर के भाव भी देखे, नीचे के भाव भी देखे, हर तरह के भाव देखे, फिर भी आराम से बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री है ये शेयर, लेकिन अभी ये क्या करें इसमें? देखिए सुमित जी, ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, अच्छे रिटर्न दिया है और वाइस 75 पे है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है 4 गुना कर लिया है। 150 के आसपास की बाइंग है, 600 के आसपास, लगभग 580 के आसपास चल ही रहा है। प्रूडेंटली यही है कि अपना पहले तो अपना कैपिटल निकाल लें, क्योंकि अडानी ग्रुप ओवरऑल वैसे अच्छा रहा है, पर काफी न्यूज फ्लो स्टॉक इस ग्रुप के लिए आते रहते हैं। तो अपना कैपिटल पहले प्रॉफिट बुक कर लें या कैपिटल को एटलीस्ट सेव कर लें। बाकी जो भी कैपिटल बचता है उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें 450 के आसपास। 450 इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुमित जी, क्योंकि इसका जो ओवरऑल 450 का लो है वो दिसंबर 2023 तक इसने ब्रीच नहीं किया है। तो 450 440 एक मजबूत सपोर्ट है। तो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल का सपोर्ट उसी के आसपास बना है। तो पहले तो एक राय ये रहेगी, जो भी कैपिटल लगा है उसको प्रॉफिट बुक करके निकाल लें, और बाकी जो भी स्टॉक्स आप रखें उसको 450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। टेक्निकली चूंकि अच्छा है, अभी ऊपर जाने के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए पूरा एग्जिट की सलाह नहीं है। टारगेट 640 650 के बनेंगे और 450 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो सिंह साहब आप अपनी कैपिटल थोड़ी सी निकाल लीजिए और बाकी शेयरों में आप बने रहिए। आपके लिए उसके लिए भी एक स्टॉप लॉस आपको बता दिया 450 का, लेकिन अदरवाइज आराम से आप अपनी कैपिटल निकाल के होल्ड कर सकते हैं बाकी शेयरों को। तो थ्रू आउट लाइफ के लिए भी आप फ्री रख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों में वेदांता और हिंडाल्को। सईद हैदर साहब पूछ रहे हैं क्या इनको इन स्तरों पर, मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए? आप क्या राय रखते हो अरुण सर? अगर बाई करना है दोनों स्टॉक में तो मेरे को लग रहा है हिंडाल्को को करेक्शन पे बाई करें। हिंडाल्को का चार्ट वैसे अभी साइडवेज है, पर नीचे में मेरे को लग रहा है वापस आपको ये 605 से 610 के आसपास मिल जाएगा। तो उसके आसपास मिलता है तो उसको डेफिनेटली ऐड करें, वो एक अच्छे स्टॉक, अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक को ऐड करने के लिए। तो 605 610 के आसपास मिलता है तो हिंडाल्को को ऐड करके चलो। तो आपको 605 के इर्द गिर्द कहीं मिल जाए तो आप एक बार को अदरवाइज में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, थोड़ा इजी, थोड़ा कंसोलिडेशन में आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोरपेन लैब पे हमने बात तो की थी। आनंद वर्मा साहब का एक सवाल है कि एमक्योर फार्मा 1000 रुपये पे बाय किया है, अब क्या करना चाहिए इन्हें? मुझे एमक्योर फार्मा का चार्ट देखें तो चार्ट साइडवेज है, ज्यादा कोई चार्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है। 1070 के आसपास चल रहा है, इनकी बाइंग शायद इन्होंने 1000 में की है। नीचे में सपोर्ट भी 980 और 990 के आसपास ही है। तो अपने प्रॉफिट को अगर थोड़ा लॉक करना चाहते हैं तो 1000 1010 के आसपास पहले तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। ऊपर में मैक्स मुझे लग रहा है इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 1120 से 1140 के आसपास है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, नए फ्रेश खरीदारी की सलाह तो वैसे भी नहीं है। 1100 से 1140 के बीच में मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए। 1100 से 1140 के इर्द गिर्द कहीं मिले तो आप एक बार को प्रॉफिट लेकर निकल जाएं। वैसे भी ये बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, सो इसलिए भी चार्ट हिस्ट्रीज कितनी अवेलेबल नहीं है, तो उस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक आधार हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी टारगेट्स पूछे जा रहे हैं। अनीता जी का ही सवाल है ये, क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें हाल फिलहाल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें माल खरीदा है, आपकी राय? डिप पे बाई करना चाहिए सुमित जी, ओवरऑल स्टॉक मजबूत है। नीचे में 460 450 का इसका ब्रेकआउट जोन है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है एक बार डिप आएगा, किसी भी वजह से आए तो 450 460 के आसपास मिलता है तो इसको डिप में बाई करके चला। एक सवाल आया है अमर राजा एनर्जी को लेकर भी, राहुल अग्रवाल साहब का। इनके पास 1145 रुपए के दाम पे खरीदारी है। ये वही जोन हर बार ही आता है जहां 9 950 और उसके बाद से घूम जाता है।
इधर क्या करा जाए अभी? जी 960 का एक मजबूत सपोर्ट है, तो 960 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, मैं मानता हूँ 5% 6% का स्टॉप लॉस है, पर स्टॉप लॉस उसी का लगाए। बेस फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। ऊपर में 1120 के आसपास रेजिस्टेंस है, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, वो निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल कोई टारगेट नहीं है, 1120 के टारगेट है, पर 960 के नीचे जाता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ सकती है। तो नीचे 960, ऊपर 1120, इसके बीच में कहीं घूम रहा है। जो लेवल टूटा उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है सुमित सौंदर्याल साहब का, ये पूछ रहे हैं क्या HDFC और ICICI दोनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और IDFC फर्स्ट भी इन्होंने ले रखा है, क्या यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए सुमित जी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहें। अगर आपको पैसों की जरूरत है या फिर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देन आपके पास विकल्प खुला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे को लग रहा है और थोड़ा मोमेंटम में ऊपर में 70-72 तक जा सकता है। 72 के आसपास अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। एचडीएफसी आईसीआईसीआई अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुक करने के अच्छे जोन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट नए टेरिटरी में जा रहा है तो यहाँ से भी अच्छे टारगेट बन सकते हैं। तो आपके लिए अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपके लिए इन दोनों में प्रॉफिट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ये तभी है कि आपको ये जब नीचे आए दोबारा तो वो दिक्कत ना हो कि नीचे आ गया। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर होंगे तभी आपको दिक्कत होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मल्टीपल टाइम ऐसे ऊपर नीचे करते रहेंगे। सो आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म CAGR स्टोरी इनकी अलग है, शॉर्ट टर्म की स्टोरी अलग है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर तेज़ी में मैं बेच दूंगा और हर मंदी में ले लूँगा तो वो अलग तरीके से आपको ट्रेड करना, उसके लिए तो आपको हर बार लकी होना भी ज़रूरी है। तो वो पार्ट आप अलग से ध्यान रखिएगा। आरपो तरफदार साहब के पास यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं 1576 रुपये के दाम पर, और कोचिन शिपयार्ड है 1407 रुपये के दाम पे। क्या करना चाहिए इनमें? ये यूनाइटेड स्पिरिट्स होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 1620 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, नीचे में स्टॉप लॉस 1510 का लगा है, तो चार्ट अच्छा है। 1620 तक के टारगेट इसमें इजीली आपको देखने को मिलेंगे। सुमित जी, दूसरा कौन सा स्टॉक बताया आपने? एक यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी चार्ट अच्छा है। एक बार अगर ये स्टॉक 1540 निकलता है तो मेरे को लग रहा है स्टॉक आपको 1700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक ब्रेकआउट का वेट है, फिलहाल ब्रेकआउट हुआ नहीं है, अपने कंसोलिडेट कर रहा है। 1540 इसका पहला टारगेट है, उसके ऊपर निकलेगा तो 1680-1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, गोविंद नेगी साहब हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। नेगी साहब नमस्कार। नेगी साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, इसका संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल है RVNL पर। इनफैक्ट आपने अगर ऑब्जर्व किया हो अरुण सर, तो ये रेलवेज और डिफेंस के ऊपर सवालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। RVNL के 250 शेयर हैं, 365 के दाम पे इन्होंने ले रखे हैं, और कुछ देर पहले हम डिफेंस की और टीटागढ़ वगैरह की हमने बात की। क्या करना चाहिए इनमें? तो मुझे रिसेंटली हमने बुलिश व्यू बनाया है। रिसेंट जो करेक्शन आया उसमें हमने RVNL, IRFC ये दोनों को बाई करने की सलाह दी है। वहां से थोड़ा स्टॉक ऊपर भी आए हैं। और डिफेंस में ऑलरेडी मैंने कहा BL, HL, मैकडॉक में दी थी जब वो स्टॉक नीचे थे। तो ये 5 स्टॉक्स पे ही डिफेंस और रेलवे में खरीदारी की सलाह है। RVNL, IRFC अभी भी बाई जोन पे है, वहां पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो दोनों में मुझे लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। RVNL की जहां तक चार्ट की बात है, इसके अगर टारगेट्स निकालते हैं तो ऊपर में मेरे को लग रहा है इसमें आपको 410-420 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और IRFC में 144 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको रेलवे में ही रहना है तो IRFC या फिर RVNL में बाय करके चल सकते हैं। तो IRFC, RVNL में आप अगर रेलवेज में हैं तो बाय कर सकते हैं, यानी कि आपके भाव पे भी अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हो तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सवाल है निष्ठा श्रीवास्तव जी का। इन्होंने HDFC बैंक से अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है और अब ये पूछ रही हैं कि कहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए। आपकी राय क्या कहती है? मैंने तो सुमित जी, अगर ये निवेश की बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक एक अच्छा विकल्प था अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फिर भी मिड कैप्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर है। एक स्टॉक जो मुझे काफी पसंद भी आ रहा है और ये स्टॉक रिसेंटली करेक्ट भी हुआ है, वो है वोल्टास। वोल्टास में बाई करने की सलाह रहेगी अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और स्टॉक में करेक्शन भी अच्छा हो चुका है। 2000 तक ये स्टॉक गया था, 1900 या 2000 तक। मुझे लग रहा है 1300 के आसपास मिल रहा है। तो आप अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वोल्टास एक बेटर विकल्प हो सकता है। तो वोल्टास
एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। लगता है हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अरुण सर? तो मुझे गर्मी तो काफी ज्यादा है, पर बीच बीच में एक दो बार बारिश होती है, फिर और उससे ज्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ, तो और वोल्टास डोसे और तवे वाली सिचुएशन हो रही है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाला जाता है दोबारा और गर्मी भरने के लिए, तो ये ऐसी सिचुएशन हो रही है शायद। एनीवेज, एक सवाल आया है नीतू त्यागी जी का। इनके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं, 250 रुपये के दाम पर खरीदारी है। इनका लक्ष्य सिर्फ 6 से 8 महीने होल्ड करने का है। क्या और एवरेज करना चाहिए या फिर बैठे रहना चाहिए बीच में? सुमित जी, सॉरी, मैं आपका शिपिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन सुन नहीं ऑफ पाया। इंडिया। ठीक है, एससीआई मुझे लग रहा है सुमित जी, इसका प्रॉपर कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, अभी तक बेस फॉर्मेशन हुआ नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने की जरूर सलाह रहेगी 165 के नीचे। स्टॉक थोड़ा बेस फॉर्मेशन कर रहा है और इसका कंफर्मेशन आएगा 185 के ऊपर। जैसे ये स्टॉक 185 के ऊपर निकल जाएगा, बड़ी रैली स्टॉक में आ सकती है। तो इनके लिए सलाह ये रहेगी 165 का स्टॉप लॉस लगाए, और 185 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है, फिर 220 230 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 220 230 तक की रैली आते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। शर्मी जोशी जी का एक सवाल आया है, ये आपकी बड़ी प्रशंसक भी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने खरीद के रखा हुआ है 59 के दाम पर, और कंजिक्यूटिवली बेटर परफॉर्मिंग बैंक है, लेकिन चलता नहीं है। सो करा क्या जाए इसमें? देखिए सुमित जी, बैंक अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट बैंक भी है, और इसको मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ। 51 के आसपास चल रहा है, थोड़ी बाइंग ऊपर की है, अगर ये और ऐड कर सकते हैं तो ऐड करके चले। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है। 57 58 तक के ही टारगेट है, वहीं से स्टॉक गिरा भी है। तो एवरेज करना चाहे तो कर ले, वरना जो भी है उसको होल्ड करके चले। 58 से 60 के आसपास तक के पहले टारगेट रहेंगे। सैयद हैदर साहब ने अपने क्वेश्चन को थोड़ा वापस रीफ्रेम किया है। इनके पास 173 रुपये के दाम पर आयरेडा के शेयर हैं 1150। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें कब तक बने रहें, पहला क्या नियर टर्म टारगेट है और स्टॉप लॉस क्या है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं भी आपसे और पूछूंगा, इन्होंने पूछा कब तक बने रहें और फिर नियर टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस। तो आप बताइए क्या करा जाए? तो मुझे बने रहना है 15 से 20 दिन के लिए। स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है, 2 से 3 हफ्तों का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे है, पर मैं उसके अलावा कोई स्टॉप लॉस देना भी नहीं चाहता। 168 का स्टॉप लॉस है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक मजबूत है। 173 के शायद आसपास इन्होंने बाई किया है, 179 के आसपास चल रहा है। ऊपर में टारगेट 200 के आसपास, 192 के आसपास बन रहे हैं। 192 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में रैली आ सकती है, तो उस टारगेट के लिए बने रहे और 15 से 20 दिन का ट्रेड होल्ड करके चले। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। राहुल अग्रवाल साहब का सवाल है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर। 1326 रुपये के दाम पर खरीदारी है, आपके क्षेत्र की ही कंपनी है, करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे स्टॉक थोड़ा मजबूत हुआ है और अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 1250 के आसपास है, और ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे 1350 1380 तक जा सकता है। तो वहां पे आता है तो एक बार वापस रिव्यू करेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 1180 के आसपास लगा के रखें। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है, तो स्टॉक मजबूत है, होल्ड करें। 1380 के टारगेट रहेंगे और 1180 के आसपास इसके स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए राय यही, आप भी 1253 1254 की रेंज में कामकाज कर रहे हैं और बहुत समय से एक दायरे में ही है, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। नागराज साहब आपके प्रशंसक भी हैं, इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं 490 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और ई पैक ड्यूरेबल ये दूसरा नाम है जो कि इन्होंने खरीदारी करके रखी हुई है। इन दोनों में क्या करना चाहिए? टाटा पावर होल्ड करने की सलाह रहेगी। समझिए स्टॉक को हम काफी नीचे से रिकमेंड कर रहे हैं और 350 से कर रहे हैं, 390 के आसपास आ चुका है। थोड़ा मोमेंटम स्लो हो सकता है, वापस 420 425 के आसपास स्टॉक अटक सकता है, तो वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ई पैक ड्यूरेबल में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और 400 के ऊपर इसमें सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिल रही है, तो ई पैक को होल्ड करें। 400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 455 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है।